हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुमित अवध अकेडमी पर। मैं हूं सुमित। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स अध्याय 2 विद्युत फलक तथा गॉस की प्रमेय। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे क्षेत्रफल वेक्टर, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर को समझने के लिए सबसे पहले हम इसको चित्र को समझ लेते हैं। तो मान लेते हैं कि कोई एक समतल में एक क्षेत्रफल है ए और उस पर एक अभिलंब है जो दिशा को बता रहा है, और ये एकांक वेक्टर एन कैफ है और ये दिशा को बता रहा है जो, तो वेक्टर ए होगा। जो सदिश होता है ना, दिशा और परिणाम दोनों को बताता है, इसीलिए इसको वेक्टर ए लिखा गया है। तो क्षेत्रफल वेक्टर को हम समझते हैं। तो क्षेत्रफल वेक्टर क्या है? एक प्रकार की सदिश राशि। तो आप इसकी डिफिनेशन आप इसके चित्र के माध्यम से लिख सकते हैं। तो इसकी डिफिनेशन हमारी क्या रहेगी? ये समतल में क्षेत्रफल हमारा स्थित है, तो किसी समतलीय क्षेत्रफल, क्योंकि ये समतल में स्थित है तो इसकी डिफिनेशन क्या लिखेंगे? किसी समतलीय क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल को एरिया कहते हैं, तो ए से इसको लिख दो। क्षेत्रफल में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है और क्षेत्रफल की दिशा क्षेत्रफल की दिशा जो है ना, क्षेत्रफल पर खींचे गए अभिलंब की दिशा है। क्षेत्रफल पर खींचे गए अभिलंब की दिशा है। अतः क्षेत्रफल ए को, जो ये क्षेत्रफल ए है जो बाहर की ओर खींचे गए अभिलंब है, उसको क्या वेक्टर ए से प्रदर्शित करते हैं। क्षेत्रफल ए को बाहर की ओर खींचे गए अभिलंब को वेक्टर ए से प्रदर्शित करते हैं, और वेक्टर ए को क्षेत्रफल वेक्टर ए को क्षेत्रफल वेक्टर कहते हैं, जहाँ एन कैप एकांक वेक्टर है। तो इसकी डिफिनेशन कैसे लिखेंगे? किसी समतल क्षेत्रफल में, ये क्या है? एक समतल में एक क्षेत्रफल है, परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। जानते हो कि जैसे कोई सदिश राशि होता है उसमें परिमाण के साथ साथ क्या होती है? दिशा भी होती है। और क्षेत्रफल की दिशा क्षेत्रफल पर जो खींचा गया अभिलंब है उसकी दिशा को बताता है, और क्षेत्रफल ए को बाहर की ओर जो खींचा गया अभिलंब को क्या वेक्टर ए से प्रदर्शित करते हैं, और वेक्टर ए को क्षेत्रफल वेक्टर कहते हैं, जहां एन कैप का एक एकांक वेक्टर है। तो आपको वेक्टर की परिभाषा आ गई होगी।
अब हम देखते हैं घन कोण। कोण को समझने से पहले हम घन कोण के चित्र को समझ लेते हैं। मान लेते हैं एक कोई गोला है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ए, मतलब ये कितना एक एरिया है, जिससे एक आंतरिक कोण मेगा बन रहा है। जिससे कोण बन रहा है क्षेत्रफल से, कोण एक मेगा है, इसकी त्रिज्या आर है, जिसकी त्रिज्या आर है। इसको ये केंद्र है, केंद्र को हम ओ मान लेते हैं। तो इसकी डिफिनेशन कैसे लिखेंगे घन कोण के चित्र से? किसी पृष्ठीय क्षेत्रफल द्वारा किसी पृष्ठीय क्षेत्रफल द्वारा गोले के केंद्र पर, गोले के क्या केंद्र पर बना आंतरिक मतलब अंदर की ओर कोण घन कोण कहलाता है। किसी पृष्ठीय क्षेत्रफल द्वारा गोले के केंद्र, ये क्या गोले का केंद्र है, पर बना आंतरिक कोण, जो इससे कोण बन रहा है वो क्या कहलाता है? घन कोण कहलाता है। हम इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। हम इसे, ये मेगा बना है, मेगा से प्रदर्शित करते हैं। घन कोण का सूत्र होता है मेगा बराबर घन कोण। घन कोण का सूत्र होता है, घन कोण का सूत्र होता है जिसे मेगा से प्रदर्शित करते हैं, A/r²। ये क्या घन कोण का सूत्र है। मेगा बराबर A/r² होता है। तो गोले का संपूर्ण क्षेत्रफल बराबर एक सूत्र होता है 4πr²। 4πr², ये किसका सूत्र है? गोले का संपूर्ण पृष्ठ का 4πr² होता है। तो गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है, तो ए हमारा क्या है? क्षेत्रफल है। तो 4πr² इसकी जगह पर रख देंगे अपन r²। r² से r² कट जाएगा, तो मेगा बराबर क्या आ जाएगा? 4π। हमने घन कोण में पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाला, जिससे हमें एक फार्मूला मिला, मेगा बराबर A/r²। अब हम एक अल्प एरिया निकालेंगे उसी पृष्ठीय क्षेत्रफल में। तो इसको निकालने से पहले एक चित्र हम बना लेते हैं। ये एक क्षेत्रफल है जिसकी त्रिज्या r है, जिससे कोण बन रहा है d मेगा। और ये वेक्टर d है, और ये वेक्टर n कैफ है। ये थीटा एक कोण है। इसको DA लिख सकते हो आप, क्योंकि हम अल्प एरिया निकाल रहे हैं, एक छोटा सा एरिया निकाल रहे हैं। ये पूरे एरिया में क्या निकाल रहे हैं? छोटा सा एरिया। अभी तक हम क्या था, पहले वाले में पूरा एरिया निकाला था, अब हम इसी में एक छोटा सा एरिया निकाल रहे हैं जिसे अल्पांश कहते हैं। तो इसको निकालने के लिए एक फार्मूला होता है घन कोण बराबर
घनकोण डी मेगा बराबर डी ए कोस थीटा अपान आर स्क्वायर। और डी का मतलब क्या होता है? एक अल्फांस, मतलब छोटे का एक संकेत कर रहा है। जो ये एरिया छोटा सा निकाल रहे हैं वही डी से इसीलिए लिखते हैं कि एक छोटे का अल्फांस एरिया का क्या एक संकेत है। तो कास थीटा कहाँ से आया? इसका वियोजन करने पर कास थीटा हमें मिला है। तो ये आपका घनकोण कंप्लीट हो गया है। अब हम देखते हैं विद्युत फ्लक्स क्या है। फ्लक्स में हम चित्र को पहले समझ लेते हैं। तो चित्र हमारा है, मान लेते हैं कोई एक विद्युत क्षेत्र है जिससे एक विद्युत बल रेखाएं होकर जा रही हैं। ये विद्युत बल रेखाएं हैं। ये विद्युत बल रेखाएं हैं और एक इसका अल्पांश ले लेते हैं। एक छोटा एरिया निकालना है मुझको। इसका अल्पांश ले लेते हैं। वो अल्पांश के लिए क्या होता है? जब छोटा एरिया निकालने के डी ए इसका अल्पांश ले रहे हैं। ये वेक्टर ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है और ये वेक्टर डी ए है। ये अल्पांश का एरिया है। ये बीच में कोण है थीटा। अब हम इसकी पहले परिभाषा लिख लेते हैं विद्युत फ्लक्स से। विद्युत फ्लक्स की परिभाषा हम चित्र से लिख सकते हैं। विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ। ये क्या है? काल्पनिक पृष्ठ है। किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर जाने वाली विद्युत वाहक बल। ये क्या है? विद्युत वाहक बल है जो ये पृष्ठ से होकर क्या है? जा रही है। विद्युत वाहक बल की रेखाओं की संख्या की माप उस बद्ध पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स है। किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर जाने वाली जो ये रेखाएं हैं विद्युत वाहक बल रेखाओं की जो संख्या की माप है, जो ये संख्या है ना, उसकी माप को उस बद्ध पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स कहलाता है। तो आपको विद्युत फ्लक्स समझ में आएगा। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। यह एक अदिश राशि है। अब हम इसके डेरिवेशन को समझ लेते हैं। डेरिवेशन को समझने के लिए किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी एक विद्युत क्षेत्र है ना, किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित
किसी बिंदु पर, अभी विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर माना एक अल्पांश, अल्पांश मतलब क्या होता है, एक छोटा सा एरिया ले रहे हैं, एक अल्पांश वेक्टर डीए मतलब एक छोटा सा क्या हम एरिया ले रहे हैं, तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर ई, वेक्टर डी ए है, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है, ई हो तो वेक्टर डी ए और वेक्टर ई का स्केलर गुणन विद्युत फ्लक्स के बराबर होता है, विद्युत फ्लक्स के बराबर होता है। कहने का मतलब है किसी विद्युत क्षेत्र में एक अल्पांश डीए और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर ई स्थित हो तो उसका जो गुणनफल होता है स्केलर गुणन, जिसे कहते हैं अदिश गुणन, वो विद्युत फ्लक्स के क्या होता है, बराबर होता है। तो हम इसको एक समीकरण के रूप में लिख सकते हैं डी फाई, क्योंकि हम डी क्यों लिए हैं, एक अल्पांश है मतलब एक छोटे से क्षेत्रफल का एरिया निकाल रहे हैं, डी फाई बराबर वेक्टर ई इंटू डी ए, एक हम अल्पांश का एरिया निकालें। अब हम संपूर्ण पृष्ठ का एरिया निकालेंगे। अभी तक हमने क्या है, एक छोटे से क्षेत्रफल का एरिया निकाला है, अब हम क्या निकालेंगे, एक संपूर्ण पृष्ठ का एरिया। तो संपूर्ण पृष्ठ का एरिया निकालने के लिए लिख लेते हैं पहले संपूर्ण पृष्ठ का एरिया, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल निकालें तो इसको हम क्या फाई लिखेंगे, क्योंकि कोई हम अल्प एरिया तो निकाल नहीं रहे हैं, अल्प एरिया निकालेंगे तो डी फाई लिखेंगे। तो संपूर्ण पृष्ठ का एरिया निकालने के लिए एक पृष्ठ समाकलन होता है, जो इसका संकेत है क्या है कि हम संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। तो संपूर्ण पृष्ठ में एक अल्प एरिया भी तो आ रहा है उसके अंदर, तो हम क्या लिखेंगे, वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी ए, क्योंकि संपूर्ण पृष्ठ के अंदर ये भी तो आ रहा है, वेक्टर ई तथा वेक्टर डी ए के बीच का कोण थीटा है। इसको आप लिख सकते हो जहाँ पृष्ठ इंटीग्रेशन या पृष्ठ समाकलन संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का संकेत है। तो वेक्टर ई तथा वेक्टर डी ए के बीच का कोण थीटा है, तो इसको हम लिख सकते हैं फाई ई बराबर, विद्युत फ्लक्स को फाई कहते हैं, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी ए, क्योंकि इनके बीच का कोण क्या है, थीटा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा। जो विद्युत फ्लक्स है का वियोजन करेंगे तो इससे क्या है, जब इसका वियोजन करने में हमें cos थीटा यहीं से मिलता है। अब हम इसका क्या कर लेंगे, इंटीग्रेशन कर लेंगे, फाई ई बराबर, इंटीग्रेशन जब करेंगे
तो हम काश थीटा और वेक्टर ई को बाहर कर लेंगे। कॉस थीटा वेक्टर ई और काश थीटा को क्या कर लेंगे, बाहर कर लेंगे। और संपूर्ण पृष्ठ का समाकलन बराबर क्या लिख देंगे, डी ए। और फाई ई बराबर वेक्टर ई कॉस थीटा। जब इसका हम समाकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, वेक्टर ए। तो इसको हम लिख सकते हैं फाई ई बराबर वेक्टर ई वेक्टर ए कोस थीटा। ये हमारा क्या है, विद्युत फ्लक्स का सूत्र है। इसका समाकलन करने पर क्या है, वेक्टर ए एक सूत्र होता है इंटीग्रेशन डी एक्स बराबर एक्स, क्योंकि यहाँ कोई नंबर नहीं तो वन हम मान सकते, वन का क्या होगा एक्स। तो इसी प्रकार जैसे यहाँ एक्स था तो एक्स के सापेक्ष करें तो एक्स आया है, तो यहाँ हमारा क्या था, ए था, तो ए के सापेक्ष हमने इंटीग्रेशन किया तब हमारा क्या वेक्टर ए आया। इसी से हमारा क्या वेक्टर ए आ गया है। तो आपको विद्युत फ्लक्स समझ में आ गया होगा। हम अगले वीडियो में इसके मात्रक और बीमा को समझेंगे और गॉस की प्रमेय को। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जय हिंद दोस्तों।